नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन की। पिछली क्लास में हमने परावर्तन को खत्म कर लिया था। अब अपन चालू करेंगे अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर इतना सा है कि अगर अपन परावर्तन की बात कर रहे थे तो परावर्तन में क्या होता था कि कोई सतह है, तो कोई भी प्रकाश पुंज अगर आता है, कोई आपतित किरण जो आती है या प्रकाश पुंज आता है, तो वो किसी सतह या फिर पृष्ठ से टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है। इस सतह के पीछे वाले माध्यम को हमने दो नाम दिया, पहले को नाम दिया 1। तो पहले वाले माध्यम से प्रकाश पुंज आपतित हुआ और टकराने के बाद भी उसी में चला गया, इसी को हमने क्या बोला था, परावर्तन। जबकि अपवर्तन में ऐसा नहीं होगा। अपवर्तन में क्या होता है कि मान लो यहां से प्रकाश पुंज आया और इस सतह से टकराकर वापस नहीं गया, जबकि इसी के पीछे चला गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो यहां पे कांच रखा हुआ है। अब कांच जो है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। कांच पारदर्शी होता है तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश जब आएगा तो इसे टकरा के वापस नहीं जाएगा, जबकि इस कांच में ही प्रवेश कर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब समझ में आता है कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब इतना सा है कि अब प्रकाश पुंज टकरा के वापस नहीं जाएगा, अब ये उसी माध्यम में वापस अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो अपने दैनिक जीवन में दिखती है कि जैसे कोई कांच लगा हुआ है और ऐसा कांच जो बस का है, जैसे बस का कांच, तो बस के कांच में अपन आर पार देख सकते हैं। मतलब यहां वाला व्यक्ति बाहर अगर कोई पौधा है या पेड़ है तो उसको देख सकता है। और ये कब देख रहा होगा, जब इस पेड़ से प्रकाश की किरणें इसकी आंखों में आ रही होगी। तो इसका मतलब बीच में एक माध्यम है, फिर भी ये इसको देख पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश जब इस कांच को, बस के कांच को से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे वो दूसरे माध्यम में चला जाएगा, ना कि टकरा के वापस आ रहा है। जबकि एक और कांच की बात करें, ऐसा कांच जो पीछे से पॉलिश हो। पॉलिश का मतलब ऐसा कांच जो पीछे से पॉलिश हो, जिसको हम घर में यूज करते हैं, घर में जिसमें हम खुद को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पीछे का ना दिखते, खुद का ही प्रतिबिंब दिखता है। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश पुंज टकरा के वापस आ जाता है, तो वो खुद ही को ही देख पाता है। तो यहां पे तो अपवर्तन हो रहा है, जबकि यहां पे हो रहा है परावर्तन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन का माध्यम, इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, तो उसकी दिशा में बदलाव आता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
उसकी दिशा में बदलाव आता है। इसको अभी हम समझेंगे कि किस प्रकार दिशा में बदलाव आ रहा है। अभी इतना सा ध्यान रखो कि प्रकाश जो पुंज है वो टकरा के वापस नहीं आएगा, मतलब वापस नहीं आ रहा है मतलब परावर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि इसी माध्यम के अंदर वापस अंदर चला जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे एक पेंसिल है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। यहाँ पे एक पेंसिल रखी हुई है। इस पेंसिल को अगर अपन पानी में रखते हैं, हमने दैनिक जीवन में देखा भी होगा, अगर कांच का ग्लास हो तो उसमें अगर पेंसिल को रख दो तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। और कौन सा भाग मुड़ा हुआ दिखाई देता है? जो पानी के अंदर वाला भाग। जो पानी के अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये इस तरह ना नहीं दिखते हुए अपन को इस तरह दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। जबकि इसकी यहाँ पे ये तो ओरिजिनल जगह है, पर हमें ये ऊपर कुछ सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और भी चीजें हैं, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में स्ट्रॉ रखा हुआ है। तो जो स्ट्रॉ है इसका भी मुड़ा हुआ दिखना, ये भी क्या है? एक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन के ये दोनों उदाहरण हमें समझ में आते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज क्या हो रही है कि ये ग्लास है, इस ग्लास में ये वाला माध्यम अलग है। इस माध्यम में क्या है? पानी। ठीक है, इस माध्यम में वाटर। और ये वाला जो ऊपर वाला माध्यम है, इसके आसपास वाला पूरा हवा है। तो ये जो वस्तु है ये आधी तो हवा में है और आधी है पानी में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा कि प्रकाश जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं आंख से, तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों में आना चाहिए। तो जब ये प्रकाश टकरा के हमारी आंखों में आएगा तो कुछ दिशा से भटक जाता है और हम इसको थोड़ा टेढ़ा हुआ पाते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि दो तरह के माध्यम होते हैं। एक तो होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर यह है कि जैसे मान लो हवा है, हवा, पानी और कांच है। तो इनमें से सबसे जो विरल माध्यम है वो है हवा, और सबसे ज्यादा कठोर या सघन माध्यम है कांच। ठीक है, तो यहां पे हवा तो विरल हो गया, पानी इससे थोड़ा ज्यादा सघन है और सबसे ज्यादा सघन माध्यम है कांच। सघन माध्यम को ऐसे समझने की कोशिश करो हमारे दैनिक जीवन में, कठोर माध्यम। जैसे मान लो यहां पे इस टब में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब प्रकाश पुंज आया और आने के बाद इस पानी में प्रवेश कर गया। तो ऊपर हवा से प्रकाश पुंज आया तो हवा तो एक विरल माध्यम हो गया और पानी क्या हो गया? सघन माध्यम। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। यहां पे कि यहां पे एक कांच की स्लेब रखी हुई है। ये कांच का टुकड़ा है और इस कांच के टुकड़े के ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी में से कोई प्रकाश की किरण आती है। ये पानी से कोई प्रकाश की किरण आई और कांच में प्रवेश कर,
ये प्रकाश की किरण आई और कांच के अंदर प्रवेश कर गई। तो अब इस पानी और कांच में विरल माध्यम कौन सा है? तो पानी यहाँ पे विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सघन है और कौन सा विरल है। दो माध्यमों में अगर अपन अंतर करें तो हम सघन और विरल को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे सघनता की बात करें तो कौन सा ज्यादा सघन होगा उस तरह से अपन देखें। जैसे तो कांच सघन है शहद से, शहद सघन है पानी से, पानी सघन है हवा से और हवा सघन है निर्वात से। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पे कुछ भी उपस्थित ना हो, हवा भी जहां पे उपस्थित ना हो। जब हम हमारे वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से, तो वहां पे कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। वहां पे ना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना हवा लगती है। तो वहां पे उस जगह को बोलते हैं निर्वात। तो सबसे ज्यादा विरल माध्यम है निर्वात, फिर हवा, फिर पानी, क्योंकि पानी से गाढ़ा होता है शहद तो ये ज्यादा सघन, फिर उससे ज्यादा कठोर होता है कांच, तो ये सबसे ज्यादा सघन माध्यम है। और कांच से भी कोई चीज कठोर होगी तो और ज्यादा सघन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सघनता और विरलता जो है किसी भी माध्यम की, ये इसका कुछ नियतांक होता है, कुछ इंडेक्स होता है, उसके उस इंडेक्स को समझ के ही डिसाइड करते हैं। पर यहाँ पे हम डायरेक्टली इन चीजों को देख सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा सघन है, अंतर जरूर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और चीज समझते हैं कि दो माध्यमों को हमने समझा कि सघन और विरल क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे दो माध्यम लेता हूं। ये मैंने लिया पानी, तो ये माध्यम है पानी वाला, और ऊपर है हवा। ठीक है, तो मान लो कोई प्रकाश पुंज आया, ये प्रकाश पुंज आया। प्रकाश पुंज आने वाले प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये है आपतित किरण। तो ऊपर वाला जो माध्यम है हवा, ये तो है विरल माध्यम, और जो पानी है ये है सघन माध्यम, क्योंकि हवा विरल है और पानी सघन है। तो जब भी प्रकाश पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, अगर मैं यहां पे लंब डाल दूं, यहां पे लंब डाल दूं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल या फिर लंब। तो जब भी कोई प्रकाश पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह लंब के समीप मुड़ जाता है। इसको जाना इधर चाहिए था, पर ये इधर की साइड मुड़ जाता है, लंब के पास आ जाता है। ये बात याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो लंब के समीप या नॉर्मल के समीप मुड़ जाता है, सीधा नहीं जाता है। इसका अपवर्तन कैसा होता है? हल्का सा मुड़ जाना। इसी को मैंने बोला था पिछली डेफिनेशन थी उसमें, परिभाषा में, कि प्रकाश पुंज अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। उसी तरह अगर ऊपर वापस हवा है और नीचे है पानी, ये पानी है, ठीक है, मैंने यहां पे फिर से एक लंब बनाया, और अगर कोई प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो लंब से दूर हट जाएगा, इस तरह। इसको जाना इधर चाहिए था, पर ये अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता। तो इस तरह से अपवर्तन होता है कि अगर विरल माध्यम से सघन में जाएगा
तो वो लंब के पास आ जाता है, जबकि सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो लंब से दूर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। आगे और उदाहरण देखते हैं इसके। यहां पे देखो, ये सिक्का है, तो इस सिक्के को किसी व्यक्ति को देखना है आंख से, ये हमारी आंख है, इससे किसी व्यक्ति को ये सिक्का देखना है, तो इस सिक्के से प्रकाश पुंज हमारी आंख में जाना चाहिए। तो हमको पता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लंब बना दिया, ये है लंब, तो यहां से प्रकाश की किरण गई और ये नीचे तो पानी है, ये पानी कौन सा माध्यम है, सघन, और ऊपर है हवा, हवा माध्यम है विरल। तो यहां से प्रकाश पुंज गया और जब भी ये इसका माध्यम जैसे ही बदलेगा, तो ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये प्रकाश लंब से दूर हो जाएगा। और हमारी आंख की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को सीधी रेखा में देखती है, तो इसको जो सिक्का है वो दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सीधी रेखा में देखेगा, ये इसको लगेगा आंख को कि प्रकाश तो इसी दिशा से आ रहा है। आंख को नहीं पता चलता है कि ये मोड़ा हुआ कि नहीं मोड़ा हुआ, क्योंकि प्रकाश दिखता नहीं है। तो सिक्का हमें पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर अपन बाल्टी में सिक्का डालें और उस सिक्के को जब आप देखोगे तो पेंदे से, जो बाल्टी का पेंदा है, जो बाल्टी का पेंदा होता है, वहां से वो सिक्का हमें पेंदे में ना दिख के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जब उसको हम हमारी आंख से देखते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिक्का देखो नीचे रखा हुआ है, पर हमने क्या देखा कि जब भी कोई भी प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो लंब से दूर हट जाता है, और लंब से मुड़ा तो हमको जो सिक्का है वो कहाँ पे दिखाई देता है, दूसरी जगह पर। वो जगह कौन सी है, इससे ऊपर की ओर। तो सिक्का हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो सघन और विरल माध्यम का कंसेप्ट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो लंब के पास आ जाता है इस तरफ, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो लंब से दूर हट जाता है। ये लंब से दूर हट गया, इसको इधर जाना चाहिए था पर ये इस अपनी दिशा हल्की सी बदल लेता। तो सघनता और विरलता का ये अंतर पड़ता है। अब कुछ और चीजें देखते हैं कि जो ये अपवर्तन है और किस प्रकार से होता है। बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का नियम समझने से पहले सबसे पहले एक चीज समझो कि अपवर्तन हो किस प्रकार रहा है। यहां पे मैंने एक कांच की स्लेब ली है, ये है कांच की स्लेब। ये चीज जो भी विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा अटपटा लगेगा कि क्या चीज है, पर इसको समझो। कांच की स्लेब है और ऊपर है हवा। हवा क्या एक विरल माध्यम है और कांच क्या एक सघन माध्यम है, ठीक है। तो ये है एक लंब। तो यहां पे एक प्रकाश की किरण आई जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण।
आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण लंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो इसको हमने नाम दे दिया आई, ये आपतन कोण हो गया। हमने एक चीज देखी कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब या लंब के समीप चला जाता है। तो ये इस दिशा में जाना चाहिए, पर इस दिशा से ना जाते हुए ये हल्का सा मुड़ जाता है। ये मुड़ गया, इसके इधर आ गया। अब इस प्रकाश पुंज को इस सघन माध्यम से निकलना भी है, और इधर तो क्या है, फिर से हवा है, ये विरल माध्यम है। तो इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगा तो इसको जाना तो इस दिशा में है, पर ये इससे थोड़ा सा दूर हट जाता है। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब इस माध्यम में जब इसने प्रवेश किया कांच के माध्यम में, तो यहां पे इस किरण का हो गया अपवर्तन, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, इस कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण या फिर आर। ये वाला कोण है आर और ये वाला कोण है आई। तो यहां पे देखो, आपतित किरण आई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी, तो यहां पे ये अभिलंब के समीप आ जाती है। और अगर दूसरा अभिलंब इस अभिलंब को अलग नाम देते हैं, अभिलंब एम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया एन। अब यहां पे भी क्या होगा कि इसने जब ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगी सघन से, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और एक और बात, जब इसको अपन देखेंगे, ये किधर जानी चाहिए थी, ये वाली आपतित किरण की दिशा अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर। अब यहां पे 3 किरणें हमारे पास आ गई। एक तो आपतित किरण, एक अपवर्तित किरण, और ये वाली किरण सॉरी, एक ये वाली किरण जो इस कांच से बाहर निकली है। तो ये जो तीनों किरणें हैं, ये तीनों किरणें और ये अभिलंब, ये अभिलंब और तीनों किरणें, ये तीनों किरणें एक ही समतल में उपस्थित रहती है। जब हमने परावर्तन की बात की थी तो परावर्तन में भी हमने ये देखा था कि आपतित किरण आई, यहाँ पे अभिलंब होता था और यहाँ से टकरा के चली गई। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में या एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है, अपवर्तन के नियम में जो पहला नियम है वो यही है कि आपतित किरण यहां पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही समतल में रहते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब इस बिंदु पे बात करें तो इस बिंदु पे ये अपवर्तित किरण और ये बाहर निकलने वाली किरण, ये अभिलंब, ये क्या है, एक ही समतल में है, मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम को हम स्नेल्स का लॉ भी बोलते हैं। स्नेल का नियम भी इसको कहा जाता है। तो दूसरा नियम जिसको हमने स्नेल का नियम कहा, इसका मतलब क्या है कि साइन आई बटा साइन आर, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ ली होगी। तो ये आई कोण जो है इसका साइन, और यहां पे जो आर कोण बना है, अपवर्तन कोण जिसको बोलते हैं, इसका मान हमेशा नियतांक रहता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, हमेशा स्थिर रहता है।
और इसी नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का क्या मतलब है कि ये कांच है सघन और ये हवा है विरल। तो कांच सघन है तो इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए इसने प्रकाश पुंज का अपवर्तन किया है, ऐसे समझो। और हवा है विरल माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक कांच के मुकाबले कम होगा, क्योंकि कांच सघन है तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा और हवा का कम होगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में रहते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। ज्या का मतलब है साइन, तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर। इनका अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तन के दो नियम हमको दोनों ध्यान रखने हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही समतल में उपस्थित रहता है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। अब इसको कैसे बोलेंगे कि इसी को स्नेल्स का नियम कहा जाता है, जिसका मतलब है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या अपवर्तनांक। ठीक है, तो साइन आई कौन सा कोण है? आपतन कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में है। आर कौन सा कोण है? जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। अगर मान लो प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है कि अपवर्तन के नियमों को स्पष्ट कीजिए। मान लो प्रश्न है अपवर्तन के नियमों को स्पष्ट करिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो उत्तर किस तरह लिखना है? उत्तर में लिखना है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण दोनों तीनों एक ही समतल में रहते हैं। अब इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एक डायग्राम बना दो छोटा सा, इसको लिख दो कांच, यहाँ पे लिख दो हवा, यहाँ पे डाल दिया अभिलंब, ये अभिलंब डाल दिया, इसको लंब भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिखा दो आपतित किरण। आपतित किरण अब ये सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के थोड़ा पास आ जाएगी, तो ये है अपवर्तित किरण। ये कोण है आपतन कोण, ये कोण है आई आर। अब दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण, जिसको आर बोला कि ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, अब यहां पे लिख दो साइन आई
बटे साइन r बराबर स्थिर या फिर नियतांक। फिर क्या लिखना है कि इस नियतांक को, अगली लाइन में इस नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है तथा इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति है स्नेल नाम का, उसने ये नियम बनाया होगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और बड़ा लिखने का मन करे, मान लो किसी की और इच्छा है तो आई को भी लिख दो, आर को भी लिख दो। आर क्या होगा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन का कोण। आगे और लिखना है आई, तो आई को लिख दो आपतन कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे कि हमने लिखा भी है, डायग्राम भी बनाया है, इसको दिखाया भी है और इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी दिखाया है। तो इस तरह से प्रश्न आता है तो उसको पूरा लिखने का। अगर मान लो 2 ही मार्क्स का आता तो बस ये दोनों लिख के छोड़ देते, पर 3 मार्क्स का आया है तो डायग्राम भी बनाना है और इस तरह भी लिखना है। और उदाहरण लेते हैं। तो अपवर्तन के उदाहरण लेते हैं। अपवर्तन के उदाहरण, तो पहला उदाहरण तो हमने ले लिया था कि सिक्के का बाल्टी के पेंदे से ऊपर उठा हुआ दिखना, ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण था पेंसिल का पानी के ग्लास में मुड़ा हुआ दिखना, ये भी क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं कि वायुमंडलीय परावर्तन, नहीं वायुमंडलीय अपवर्तन। हम अपवर्तन पढ़ लें इसलिए अपवर्तन की बात करें। वायुमंडलीय अपवर्तन को समझो कि मान लो यहां पे है हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी के आसपास है वायुमंडल, ये वायुमंडल है। पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास क्या है? वायुमंडल। और ये है अक्ष, तो ये तो हो गई पृथ्वी, ये हो गया वायुमंडल। अब ये अक्ष है जिसको हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहां पृथ्वी पे खड़ा हुआ है तो इसको सूरज को देखना है, सनराइज होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्योदय में सूरज अभी क्षितिज के नीचे है, ये है सूरज क्षितिज के नीचे। तो सूर्य क्षितिज के नीचे है, तो क्षितिज के नीचे है तो इस व्यक्ति को ये सूरज नहीं दिखना चाहिए, पर फिर भी ये सूरज को देख लेता है। क्यों देख लेता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश तो सूरज से चारों तरफ जाएगा, तो चारों तरफ जब प्रकाश जाता है तो कोई प्रकाश पुंज हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करता है तो इधर तो है निर्वात और वायुमंडल में क्या है? हवा। तो हमने बात करी थी कि जो हवा है वो निर्वात से सघन है, निर्वात से सघन माध्यम है, और निर्वात क्या है? विरल है।
सघन और विरल का पता कैसे चलता है? दोनों में अंतर दिखाता है कौन कि दोनों में से कौन सा सघन है कौन सा विरल है। जो कठोर है वो सघन है, निर्वात में तो कुछ भी नहीं होता इसलिए वो विरल है। तो ये जब सूर्य की जो किरण है वो विरल से सघन में जाएगी तो ये हल्का सा बेंड हो जाती है, और बेंड होते ही हल्का सा टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होते ही जब ये व्यक्ति की आंख में पड़ेगी तो ये व्यक्ति की आंख की प्रवृत्ति होती है सीधी रेखा में देखने। तो ये सीधी रेखा में देखेगा इसको, तो इसको सूरज यहां कहीं दिखाई देगा। तो ये तो सूर्योदय का सीन है, सूर्योदय, ठीक है। तो इसको सूरज उगने से पहले ही दिखाई देने लगता है। सूरज अभी उगा नहीं है, जो क्षितिज है उसके नीचे है, पर इसको सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में जो हवा है, ये वायुमंडल है पृथ्वी का, इसके कारण अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इस उदाहरण को वायुमंडलीय अपवर्तन नाम दिया। उसी तरह मान लो जब सूरज अस्त होने वाला है, तो सूरज अस्त हो चुका है, क्षितिज के नीचे चला गया। ओरिजिनल में तो सूरज अस्त हो चुका है, ये सूर्यास्त की बात कर रहे हैं। पर फिर भी ये व्यक्ति सूरज को देख सकता है, क्योंकि अभी भी वही कंसेप्ट है कि इससे जो प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में आती है, और जब हवा में प्रवेश करती है सघन माध्यम में, ये जो वायुमंडल है पूरा इसमें प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद जो सूरज है हमको ऊपर ही दिखाई पड़ता है। तो हम सूरज को उगने से पहले ही और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक देख पाते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो क्या हो गया कि सूर्योदय से पहले ही हम सूर्य को देख पाते हैं, तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य को कुछ समय के लिए देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण था, इसको ध्यान रखना। तो अपवर्तन में इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, बाकी की चीजें हम करेंगे अगली क्लास में। अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है सर, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर सकूं। धन्यवाद।